हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आपका अपना दोस्त संजय शर्मा आपके सामने लेके आया हूँ साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसा कि आप नजर आ रहा है, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का जो परावर्तन है और जो अपवर्तन है उसमें डिफरेंस क्या, अंतर क्या है। लगभग अगर साउंड देगा दोनों का एक ही है, एक के पीछे इसके पीछे भी वर्तन है, इसके पीछे भी वर्तन है, फर्क केवल इसमें पे है, इसमें ए है। तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन में गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है, क्लास 10 हो चाहे 12 हो चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सबकी दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप पहले सब्सक्राइब कर चुके हो तो इसके लिए धन्यवाद, क्यों लगातार वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप अपने ज्ञान को इंक्रीज कर सको, बढ़ोतरी कर सको। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने डायग्राम बनाए हैं दो, एक तरफ परावर्तन एक तरफ अपवर्तन। तो इनमें डिफरेंस आपको इस डायग्राम के माध्यम से पूरा करेक्ट समझना है। देखिए तो ध्यान से, यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें सबसे पहले यहाँ पर नीचे आपको सीधी रेखा नजर आ रही है। दोस्तों रेखा चित्र में जो मैंने बनाई है वो असल में हमारी जिंदगी में लागू होती है। ये एक सरफेस एक एरिया है, जैसे पूरा एक एरिया है, बोर्ड भी एक एरिया है। कहने का मतलब मैंने इसको चिन्ह दर्शाया है कि अपारदर्शी पृष्ठ है। यानी एक बात फिक्स है कि प्रकाश का परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश का जो किरण है वो किस पर टकराए, जाके अपारदर्शी पृष्ठ पर टकराए। अगर पृष्ठ पारदर्शी है तो तुरंत समझ लो कि वहां पर परावर्तन होने की संभावना कोई नहीं है। तो कंडीशन नंबर 1 यही कह सकते हैं हम कि प्रकाश का परावर्तन तभी होगा जब पृष्ठ कैसा हो, अपारदर्शी। दोस्तों बात आती है अपारदर्शी क्या है। अपारदर्शी का मतलब है पारदर्शी यानी आर पार, जबकि अपारदर्शी का मतलब है आर पार नहीं जा सकना। अर्थात जिस वस्तु या एरिया से कोई वस्तु आर पार नहीं जा सकती है वो सारी वस्तुएं अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। सपोज लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड के आर पार कोई भी प्रकाश किरण आर पार अक्रॉस नहीं जा सकती है। ये पेन है, पेन के आर पार नहीं जा सकती है, या कोई टेबल है उसके आर पार नहीं जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी वस्तु के आर पार प्रकाश किरण नहीं जा सके वो सारी वस्तुएं अपारदर्शी वस्तुएं हैं। और ऐसी वस्तुओं पर अगर प्रकाश टकराएगा तो टकराने के पश्चात तुरंत वापस आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये प्रकाश की किरण है वो इस अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है। ध्यान से देखिए, टकराने पर जितना कोण बनाती है उसी कोण पर वापस लौट जाती है। कहने का मतलब है जितने कोण बनाएगी जब वापस जाएगी तुरंत वापस उतना ही कोण बनाएगी। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, जब प्रकाश की किरण टकराती है तो टकराने से पहले और टकराने के बाद जो कोण बनते हैं बिल्कुल सेम लेवल के होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां मैंने इसको दर्शाया है आई और आर से। अगर प्रश्न आ जाए आपतन कोण किसे कहते हैं तो यहाँ एक परिभाषा बनती है। दोस्तों यहाँ मैंने बीच में लंब खींचा है जिसका नाम है अभिलंब। मैंने अभिलंब वहीं खींचा है जहां पर अपारदर्शी पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराई है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच मैंने खड़ी लाइन खींच दी, उसका नाम मैंने दर्शाया है अभिलंब। तो उसकी डेफिनेशन कैसे याद करेंगे दोस्तों, डायग्राम से याद करेंगे। देखिए मैं कह सकता हूं आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, जिसको हम आई से दर्शाया कहते हैं। क्या कहेंगे हम, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। और किससे दर्शाते हैं, इसको आई से दर्शाते हैं। उसी प्रकार ध्यान से देखिए कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण, इसको स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। तो ये दो दर्शन एक साथ हो गए हमारे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब बात करते हैं अभिलंब किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपतित किरण जिस बिंदु पर अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है, आपतित किरण है जिस बिंदु पर इस अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है उसी बिंदु पर ऊपर की ओर खींचा गया सीधा लंब अभिलंब कहलाता है। तो ये तो डायग्राम में जो आपको दिखा दे रहा है कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, अभिलंब क्या है। अगर आ जाए आपतित किरण क्या, तो क्या कहोगे, अपारदर्शी पृष्ठ पर टकराने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। अगर पूछे परावर्तित किरण किसे कहते तो क्या कहोगे, आपतित किरण परावर्तन के पश्चात या आपतित किरण परावर्तन के पश्चात लौट जाती है और लौटने वाली किरण ही परावर्तित किरण कहलाती है। अब दोस्तों मेन मुद्दा यह है कि परावर्तन किसे कहते हैं। तो परावर्तन की शर्त मैं बता चुका हूं, परावर्तन के लिए पृष्ठ होना चाहिए अपारदर्शी। तो परिभाषा क्या बना सकते हैं हम कि प्रकाश की किरण जब किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है, प्रकाश की किरण जब किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। दोस्तों माध्यम क्या है, माध्यम का मतलब है वह स्थान, वह क्षेत्र, वह जगह जहां पर हम रहते हैं या कोई जगह उपस्थित है।
अभी मेरी बात करता हूं, मैं भी खड़ा हूं वायु में, क्योंकि मेरे चारों वायु ही वायु है। यानी किसी वस्तु के चारों ओर जो माध्यम ऊपर जो द्रव है, कोई भी पदार्थ की अवस्था है, चाहे गैस हो, चाहे द्रव हो, चाहे ठोस हो, उसे ही माध्यम कहते हैं। जैसे हमारे चारों में वायु है तो माध्यम होगी वायु। अगर हम पानी में चले जाए तो माध्यम हो जाता है पानी। तो यहाँ प्रकाश की किरण वायु से आई थी, टकरा के वायु में चली गई, तो क्या कह सकते हैं हम, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी परत से टकराती है तो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, परावर्तन का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपके। परावर्तन के लिए पृष्ठ अपारदर्शी होना जरूरी है। तो मैं एक एक करके बता रहा हूं आपको कन्फर्म। जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी परत से टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण आर कहलाता है। पृष्ठ पर टकराने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है और परावर्तन के पश्चात वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। और अपारदर्शी पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर आपतित किरण टकराती है वहां खींचा गया लंब भी अभिलंब कहलाता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि परावर्तन होने के लिए पृष्ठ होना चाहिए बिल्कुल अपारदर्शी। अब मैं चलता हूं अपवर्तन की ओर दोस्तों। बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट आपको ध्यान रखना है कि परावर्तन में केवल पृष्ठ अपारदर्शी होना जरूरी है, तो इसमें कैसा होना चाहिए, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब हो सकता है ये यहाँ पर कांच है, ऊपर वायु, हो सकता है ये वायु है, ये दूध है, हो सकता है दूध है, ये केरोसिन है। कहने का मतलब ये है कि माध्यम यहाँ दो होने जरूरी है और वो भी माध्यम होना चाहिए पारदर्शी। दोस्तों, यहाँ मैंने एक बीचों बीच देखो, ये माध्यम नंबर 1 कुछ भी हो सकता है। सपोज करो ये वायु है, सपोज करते हैं वायु माध्यम है, फिर ये कांच माध्यम है। यानी प्रकाश की किरण जा रही है वायु से कांच में, और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो तुरंत समझ लो वहां परावर्तन की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि परावर्तन में तो टकरा के वापस आती है और अपवर्तन में अंदर जाती है। कहने का मतलब है कि अगर माध्यम हो पारदर्शी तो होगा अपवर्तन, माध्यम हो अपारदर्शी तो होगा परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरण, देखो दोस्तों ध्यान देखिए, प्रकाश की किरण इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भी जा रही है तो आपको दिखा दे रहा है अपने रास्ते से ये थोड़ा भटक रही है। उसका कारण क्या दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर माध्यम वायु है, ये सघन सॉरी विरल है, और कांच सघन है। विरल का मतलब है वायु में कण दूर दूर होते हैं और कांच में कण पास पास होते हैं। और साइंस क्या कहती है, जिसमें कण होते हैं दूर दूर वो वायु है, और जिसमें बहुत दूर दूर वो वायु है, और बहुत पास पास हो वो ठोस है। तो यहाँ पर वायु है वो विरल माध्यम है, कांच वो सघन माध्यम है, और जब भी प्रकाश है वो विरल माध्यम से सघन में जाएगा, यानी बिल्कुल हल्के माध्यम से कठोर माध्यम में जाएगा। तो सबको बताया प्रकाश की चाल घटेगी, और जब प्रकाश की चाल घटती है तो ध्यान रखना है प्रकाश की हमेशा झुकती है। तो फिलहाल यहाँ बाद में बताऊंगा आगे में, फिलहाल हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं कि अपवर्तन किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस पृथककारी पृष्ठ पर या पृथककारी पृष्ठ पर टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित कैसे में दोस्तों, इसका मार्ग तो यह था, इधर जाना था इसको, लेकिन इसका मार्ग चेंज हो गया है। क्यों हो गया है, देखिए कारण बाद बताऊंगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी पृष्ठ पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो परावर्तन की परिभाषा हो गई, अपवर्तन की परिभाषा हो गई। दोस्तों अब मैं आपको आज इसके नियम बता रहा हूं। दोस्तों थोड़ी सी नियम से पहले आपको देखो अपवर्तन क्यों होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए अपवर्तन क्यों होता है तो आपको बताना है कि भिन्न भिन्न माध्यम में, क्योंकि ये माध्यम वायु है, ये कांच है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है, इसी कारण से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगर ये भी वायु होती, ये भी वायु होती है दोस्तों, कोई अपवर्तन नहीं होता। यानी अपवर्तन के लिए माध्यम होने चाहिए कम से कम 2। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, जो ही अपवर्तन का कारण है। अब मैं आपको इन दोनों के आज बता रहा हूं नियम। तो देखिए इसका नियम क्या है दोस्तों, डायग्राम से समझना है। नियम नंबर 1, 2 एंड 3। इसका नियम नंबर 1 दोस्तों देखिए, मैंने पहले कहा था कि जितना कोण आई होगा उतना ही कोण आर होगा। तो हम कह सकते हैं पहला नियम कि परावर्तन में आपतन कोण आई का मान हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। देखिए दोस्तों ध्यान से, कोण आई बराबर ही होगा कोण आर, यानी आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरी बात क्या दोस्तों कि आपतित किरण और ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण को ध्यान से देखिए, इसके पैर है, इसकी जो ठहरने की जगह है, खड़ने की जगह वो एक ही है।
यानी इसका भी पैर एक जगह पर है, इसके भी वहीं पर है, इसके भी वहीं पर है, तो हम कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही जगह पर स्थित होते हैं। पहला नियम क्या था? आपतन गुणा I का मान हमेशा परावर्तन गुणा R के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर या एक ही जगह पर या एक स्थान पर उपस्थित होते हैं। और तीसरा हमारा नियम क्या होगा कि प्रकाश की किरणें आपतित किरण की चाल और आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। यानी आपतित किरण अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगी तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी, यानी उसकी चाल कभी नहीं बदलती है। तो हमारा तीसरा नियम हो गया, आपतित किरण की चाल और आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। दोस्तों चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की दूरी चाल कहलाती है। आपको ध्यान रखना है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होती है दूरी बटा समय, यानी s बराबर d बटा t, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ध्यान रखना है, चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। अभी यहाँ चाल का कोई मतलब नहीं है, ये अगला पॉइंट आएगा तब आपको समझाऊंगा मैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला नियम हो चुका था कि आपतन कोण I इज इक्वल टू परावर्तन कोण R। आपतित किरण, परावर्तन में विलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और तीसरा है आपतित किरण की चाल और आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। दोस्तों यहाँ पर मैं रूल की बात करता हूँ। रूल नंबर 1 क्या है इसका रूल नंबर 1 वही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, दोस्तों ये अपवर्तन की किरण अपवर्तित किरण होगी। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और एक इसका जो रूल है वो 10th क्लास की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पर इस नियम कैसे याद करेंगे हम। यहाँ माध्यम 2 है और वो फिक्स है, वो आपको पहले से पता होगा, ये वायु है, ये कांच है। तो मैं कहूंगा माध्यम निश्चित, और माध्यम है वो युग्म है। तो माध्यम भी निश्चित है और रंग भी निश्चित है। हो सकता है प्रकाश में व्हाइट हो, सफेद हो, नीली हो, पीली हो, कुछ भी हो सकती है, आपको पहले से पता होगा। तो मैं कहूंगा निश्चित ही रंग और निश्चित ही माध्यम के युग्मों के लिए, किस किस के लिए? निश्चित ही रंग और निश्चित माध्यम के युग्मों के लिए इस आपतन कोण की जा का मतलब है थीटा, साइन I। क्या होगा दोस्तों? प्रकाश के निश्चित ही रंग और निश्चित माध्यम के युग्मों के लिए, मैं युग्म क्यों नाम ले रहा हूं? क्योंकि यहां पर जोड़े में है, ये वायु है तो ये कांच है, ये कांच होगा दूध होगा। तो क्या कहूंगा मैं? प्रकाश के निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के युग्मों के लिए आपतन कोण की जा साइन I और अपवर्तन कोण की जा साइन R का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। स्नेल का नियम क्या है? तो स्नेल का नियम का फॉर्मूला होता है साइन I अपॉन साइन R। तो मैं क्या कहूंगा? प्रकाश के निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के युग्मों के लिए आपतन कोण की जा साइन I तथा अपवर्तन कोण की जा साइन R का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, जिसे स्नेल का नियम या अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। अर्थात साइन I बटा साइन R बराबर स्थिरांक। इस प्रकार मैंने आज आपको परावर्तन अपवर्तन के अंतर बता चुका हूं। दोस्तों परावर्तन कब होता है? जब भी हम अपना चेहरा देखते हैं दर्पण में, बाहर समाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। इसका मतलब है दर्पण कोई भी हो, वो भी दर्पण के साथ समतल दर्पण। दर्पण का मतलब है कि एक तरफ कांच के पॉलिश कर दो, दर्पण बन जाएगा। तो दर्पण में हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों परावर्तन होता है, जबकि लेंस में हमेशा अपवर्तन होता है। अगर उदाहरण आपको कहूं तो मैं कहूंगा कि चाहे कोई भी 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, साइड के जो लगे हुए दर्पण होते हैं वो सारे, उन सब में परावर्तन होता है। परावर्तन के कारण ही मनुष्य को अपना चेहरा है वो आईने में नजर आता है, वरना नजर नहीं आएगा। यानी परावर्तन के कारण ही मनुष्य को अपना चेहरा दर्पण में नजर आता है। और अपवर्तन के उदाहरण आपको कहूं तो मैं क्या कहूंगा कि पानी में रखी पेंसिल आपको मुड़ी में नजर आएगी, पानी में कोई पेंसिल तो मुड़ी नजर आएगी आपको। आकाश का रंग है वो नीला नजर आना, या हम कह सकते हैं नींबू को पानी रखने पर उसका थोड़ा उभरा हुआ नजर आना, सिक्के को पानी रखने पर उसका उठा हुआ नजर आना। कहने का मतलब अपवर्तन के बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन कंडीशन यही है कि अपवर्तन में माध्यम 2 होते हैं और परावर्तन में 1। इसका सिंपल सा उदाहरण है वो आपको ध्यान रखना है कि पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ नजर आना। आपको मैं सिंपल से कह दूं कि माध्यम 2 हो और वस्तु का आकार किसी कारण से बदल जाए, माध्यम 2 हो और वस्तु का आकार, रंग कुछ भी आपको बदला नजर आए, कोई वस्तु नीली थी पीले नजर आए, गोल थी चपटे नजर आए, यानी वस्तु का आकार और रंग
अगर आपको किसी कारण से बदलाव नजर आए तो तुरंत आपको कंडीशन में एक ही कहना है कि अपवर्तन के कारण। सपोज क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि पानी में रखा हुआ लोटा चपटा क्यों नजर आता है, तो आपको तुरंत देखना लोटा तो गोल था, माध्यम 2 हो गए और चपटा हो गया, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको तुरंत एबीसीडी में अपवर्तन पर क्लिक करना है, यानी आपका आंसर अपवर्तन ही होगा। चाहे रंग बदले या कोई भी आकार बदले, तुरंत समझ आना है कि माध्यम 2 है और वस्तु का रंग बदल रहा है तो भी अपवर्तन, आकार बदल रहा है तो भी अपवर्तन, और है जैसे नजर आ रहा है, हमें अपना चेहरा नजर आ रहा है तुरंत परावर्तन। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि व्यक्ति को अपना चेहरा किस घटना का नजर आता है का दर्पण में, तो अपवर्तन के कारण या परावर्तन के कारण। तो ध्यान रखना है व्यक्ति को अपना दर्पण में चेहरा परावर्तन के कारण ही नजर आता है। तो ये इस प्रकार परावर्तन हो गया, आज अपवर्तन हो गया। दोनों के मैंने डेफिनेशन सब बता दी, नियम भी बता दिए। अब मैं अगला पॉइंट जब लेके आऊंगा तो आपको दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में बताऊंगा, वो दर्पण सूत्र को सिद्ध करके बताऊंगा। तो कक्षा 10th और 12th जो बायो है, क्लास 10th और साथ कंपटीशन एग्जाम है, उनकी सबकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाले जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले आप तक पहुंचे, और आप एक भी पॉइंट है वो साइंस का मिस नहीं करो, ताकि आपका साइंस का जो नॉलेज है ज्यादा इंक्रीज करें। तो आज का जो पॉइंट था हमारा, मुझे विश्वास आपको समझ में आ गया होगा कि परावर्तन और अपवर्तन में अंतर है वो क्या है, कि किसमें एक माध्यम होना जरूरी, किसमें 2, किसमें प्रश्न होना चाहिए अपारदर्शी, किसमें होना चाहिए पारदर्शी, सारी बातें आपके ऊपर हो चुकी होगी। तो जब तक मैं अगला वीडियो लेके आता हूँ तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक समय पर पहुंचते रहें। तो इसी आशा के साथ अब मैं अपने शब्दों विराम देता हूँ, और जब तक अगला वीडियो लेके आता हूँ तब तक के लिए गुड बाय।